हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसके कुछ की पॉइंट्स जो एरिक इरिक्सन ने दिए थे। सबसे पहले उन्होंने व्यक्तिगत पहचान की बात करी। इरिक्सन की जो मूल अभिरुचि थी वो इस बात में थी कि जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, उनमें पर्सनल आइडेंटिटी किस तरह से डेवलप होती है, यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप होने में साइको सोशल इम्पैक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम जो है वो सोसाइटी में रहकर या इंडिविजुअली जो हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह से सोसाइटी हमें हेल्प करती है और किस तरह से हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में ही इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। इरिक्सन ने ये माना है कि व्यक्ति का पर्सनल यानी कि उसका व्यक्तिगत, इमोशनल यानी कि संवेगात्मक, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जो विकास होता है या जो सांस्कृतिक पहलू होता है या जो उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, उस सब को समन्वित करके या यानी कि इन सभी का मिक्सचर होता है व्यक्ति का साइको सोशल डेवलपमेंट। इसीलिए इस थ्योरी को साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट इरिक्सन ने बताया है कि ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, ये लाइफ के किसी छोटे से स्पैन में नहीं होता है, बल्कि एक लाइफ स्पैन डेवलपमेंट होता है, यानी कि जीवन पर्यंत ये जो डेवलपमेंट होता है ये चलता रहता है। इसीलिए इस थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी में इरिक्सन ने इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, यानी कि उन्होंने माना है कि इमोशनल हेल्थ जो है उस पर उन्होंने काफ़ी बल दिया है अपने सिद्धांत में। और इस रूप में उनका जो ये सिद्धांत है वो प्याजे की स्टेज थ्योरी, जैसे कि हमने देखा था कि प्याजे ने जो है वो लर्नर के कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करी थी, और ये बताया था कि किस तरह से जो है अलग अलग स्टेजेस में बच्चे का विकास होता है, किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। बट ये जो थ्योरी है वो बिल्कुल, ये जो वाली जो थ्योरी है, जो इरिक्सन की थ्योरी है, वो प्याजे की स्टेज थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे भी स्टेजेस हैं, मगर ये स्टेजेस जो है लाइफ स्पैन स्टेजेस हैं। 8 स्टेजेस की बात जो है यहाँ पर इरिक्सन ने करी है। अब इरिक्सन ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करी है। इरिक्सन ने ये कहा है कि हर व्यक्ति की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जो क्या होती हैं, सभी व्यक्तियों में एक जैसी ही होती हैं। मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की एज अ ह्यूमन बींग, सब में कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। उन्होंने ये कहा है कि बेसिक नीड्स से जो है व्यक्ति में ईगो यानी कि अहंग का विकास होता है, सेल्फ यानी कि आत्मन का डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट जो होता है, उन्होंने कहा है कि कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है। ये जो स्टेजेस होती हैं ये साइको सोशल चैलेंजेस के थ्रू हमें मिलती हैं, यानी कि जब आप एक स्टेज में होते हैं तो वहाँ पर आपको एक साइको सोशल चैलेंज मिलता है, जिसे इरिक्सन ने अपनी सिद्धांत में क्राइसिस यानी कि संकट की संज्ञा दी है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप किसी परिस्थिति में होते हैं तो वो एक संकट की तरह होता है। ऐसे ही इरिक्सन ने जो अपनी स्टेजेस बताई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति किसी तरह के क्राइसिस में होता है। ये जो क्राइसिस होते हैं ये साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन लाते हैं आपकी लाइफ में, यानी कि आप उस संकट से यदि उबर पाएँ तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। अब आप जब इस क्राइसिस में होते हैं तब आपके पास दो एस्पेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। यानी कि जब आप किसी क्राइसिस यानी कि किसी संकट की स्थिति में होते हैं या किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर आपको समाधान निकालना होता है, यदि आप उस समाधान निकालने के उपरांत यदि आप सफल होते हैं तो आपके अंदर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। यदि आप असफल होते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट यानी कि गिल्ट की भावना आ जाना, हीनता की भावना आ जाना, ऐसी चीज़ें पैदा होती है। यानी कि जो संकट होता है, यानी कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह के कोई भी स्टेज में आप हैं, यानी कि छोटे बच्चा ही अगर अपने क्लास में है सपोज करिए, और वो कोई टास्क उसको मिला है, अगर उस टास्क को, वो एक क्राइसिस है, उस स्टेज में वो टास्क उसके लिए क्राइसिस है। अगर उस क्राइसिस से उसके अंदर आप साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन आएगा, अगर वो उसका पॉजिटिव उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर नेगेटिव पड़ेगा तो फिर हीनता की भावना डेवलप होगी, गिल्ट की भावना डेवलप होगी, कुंठा की भावना डेवलप होगी। मगर बजाय इसके अगर वो उस कार्य में सफल हो जाता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रीट यानी कि पॉजिटिव प्रभाव विकसित होगा। इसी तरह से इन्होंने कहा है कि हर स्टेज के अपने अपने कुछ साइको सोशल चैलेंजेस होते हैं जिन्हें उन्होंने संकट की संज्ञा दी है। यदि व्यक्ति इस संकट के ऋणात्मक और धनात्मक पहलुओं से ऊपर उठ जाता है, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को अचीव कर लेता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसकी पर्सनैलिटी मैच्योर होती है, उसकी जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है, वो और मैच्योर माना जाता है, उस स्टेज से ऊपर चला जाता है। बजाय इसके अगर वो असफल होता है तो उसके अंदर हीनता की भावना, कुंठा की भावना, दबाव की भावना, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। पूरे जीवन की अवधि में व्यक्ति 8 अवस्थाओं यानी कि 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है, ऐसा इरिक्सन का मानना है।
उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि प्रत्येक अवस्था यानी कि जो 8 स्टेजेस हैं उनमें से 8 अवस्थाओं में हर स्टेज में व्यक्ति को एक सोशल चैलेंज मिलता है, जिन्होंने उन्हें संकट की संज्ञा दी है, यानी ये क्राइसिस कहा है, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं। यानी कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके सामने अलग तरह की समस्याएं होंगी, जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ी क्लास में जाएगा तो अलग तरह की समस्याएं होंगी, जब वो जॉब के प्रॉस्पेक्टिव में होगा तो अलग तरह की समस्याएं आएंगी, मैरिड हो जाएगा तो अलग तरह की समस्याएं आएंगी, अडल्टहुड में चला जाएगा, फिर और मैच्योर हो जाएगा, वृद्धावस्था में हर स्टेज की अपनी अलग अलग कुछ संकट होंगे, कुछ क्राइसिस होंगे जो उसकी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, उसका साइको सोशल डेवलपमेंट करेंगे। ये जो क्राइसिस होता है ये कैटास्ट्रॉफिक पॉइंट पर होता है, यानी कि कहने का मतलब यदि आप इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लेते हैं, उस संकट का कोई पॉजिटिव समाधान निकाल लेते हैं, तो आप प्रेरित होते हैं उसको करने से, आपके अंदर चेंजेस आते हैं। मगर नहीं होते तो वो कोई कैटास्ट्रॉफिक पॉइंट भी हो सकता है, आपके अंदर कुंठित हो सकते हैं, आप वो कार्य दोबारा ना करना चाहें, ऐसी स्थिति भी होती है। पर इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर क्राइसिस जो है वो कैटास्ट्रॉफिक पॉइंट ना हो करके एक उन्नत शक्ति प्राप्त करने का बिंदु भी हो सकता है कि उस क्राइसिस के पॉजिटिव इफेक्ट आने के बाद आपके अंदर ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति डेवलप हो जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करे, आप मोटिवेटेड हो, आप कुछ नया सीखें, कुछ नई लर्निंग करें, कोई नई चेंजेस आपके अंदर आएँ, आप वो और ज़्यादा कोई वर्च्यू क्रिएट हो आपके अंदर, कोई गुण क्रिएट हो, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा कोई कैटास्ट्रॉफिक पॉइंट हो हर क्राइसिस में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्राइसिस जो है वो उन्नत ढंग का समाधान, जब हम उस क्राइसिस का किसी भी संकट की स्थिति में होता है, अगर हम उसका कोई उन्नत समाधान निकाल लेते हैं, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लेते हैं, सफल हो जाते हैं उस क्राइसिस से बाहर निकलने में, अच्छे समाधान को प्राप्त करते हुए, तो हमारी पर्सनालिटी जो है वो एक हेल्दी वे में इंक्रीज़ हो जाती है। हमारी जो पर्सनालिटी है वो हेल्दी वे में इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अवस्था में पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष होते हैं। हर अवस्था में पॉजिटिव पक्ष भी होता है और नेगेटिव पक्ष भी होता है। यानी कि जो क्राइसिस हैं वो कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी को हेल्दी बनाने वाले भी हो सकते हैं, बशर्ते आप उस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं। बस ये गुण डेवलप करने का एक तरीका है और इसी से आपका साइको सोशल डेवलपमेंट होता है। उस क्राइसिस से निकलने के तरीके से आप पॉजिटिव वे में समाधान निकालते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अलग अलग स्टेजेस होंगी, 8 स्टेजेस होंगी और 8 स्टेजेस में अलग अलग पॉइंट्स होंगे, यानी कि अलग अलग चैलेंजेस होंगे। अब अगर हम देखें तो 8 स्टेजेस की थ्योरी है ये। पहली जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक ट्रस्ट यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखा रहा है, मिसट्रस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखा रहा है। यानी कि एक स्टेज है, एक स्टेज में क्राइसिस मिलेगी और हर क्राइसिस के 2 पहलू होंगे, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो जब जन्म से, ये जो अवस्था होती है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट क्रिएट होने की, जन्म से लेकर के 1 साल तक की होती है, यानी कि बिल्कुल इन्फेंसी वाली स्टेज होती है। बच्चा बिल्कुल निर्भर है अपने माता पिता पर, माता पिता की देख रेख के लिए निर्भर है, माता पिता के स्नेह और प्रेम के लिए निर्भर है, खाने के लिए निर्भर है, भोजन के लिए निर्भर है, हर चीज़ के लिए बच्चा जो है वो अपने माता पिता पर क्या होता है, बिल्कुल निर्भर होता है। यानी कि बिल्कुल इन्फेंसी वाली स्टेज होती है, जन्म से 1 साल तक की अवस्था। कहीं कहीं पर आपको ये 18 माह भी मिलेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जब बच्चा क्या करता है, इस सिद्धांत में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ आपको ट्रस्ट मिल रहा है, एक तरफ आपको मिसट्रस्ट मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा बच्चे जब रोते हैं, परेशान होते हैं या उनको भूख लगती है, तो माता पिता क्या करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार और दुलार करते हैं, जिससे बच्चे के अंदर ट्रस्ट क्रिएट होता है। वो बालक जिनकी कोई देख रेख नहीं होती है, जिनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, या फिर वो माता पिता जो अपने बच्चे को रोता बिलखता छोड़ देते हैं या उनको देखते नहीं हैं, तो उनके अंदर जो है वो मिसट्रस्ट क्रिएट होता है। यानी कि यहाँ से लाइफ की पहली स्टेज शुरू हो गई है। आपको किस तरह से विश्वास, जीवन के प्रति विश्वास पैदा होने का ये पहली स्टेज है। यानी कि क्राइसिस क्रिएट हुई, आपको खूब देख रेख मिली, स्नेह मिला, प्रेम मिला, माता पिता का साथ मिला, तो आपके अंदर ट्रस्ट क्रिएट हुआ जीवन के प्रति। और यदि नहीं हुआ तो आपके अंदर मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ। ये इन्फेंसी वाली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज जो आती है वो होती है ऑटोनोमस वर्सेस शेम एंड डाउट स्टेज। इसमें क्या है, इसे हम हिंदी में स्वायत्ता बनाम लज्जा कहते हैं। इसे हम स्वायत्ता बनाम लज्जा कहते हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है, यानी कि सेकंड स्टेज होती है। 18 माह से 3 वर्ष तक की हो सकती है। अब क्या है कि आपने देखा कि ऊपर हमने देखा कि जो ये वाली स्टेज होती है इन्फेंसी, यहाँ पे बच्चा जो है माता पिता पर निर्भर है। मगर अब ऑटोनोमस में यानी कि स्वायत्ता आ गई है बच्चे में। बच्चा खुद से खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, जो उसकी सोच की क्रियाएं हैं, यानी कि जो टॉयलेट एक्टिविटी है, टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, वो खुद जाना पसंद करता है। वो नहीं चाहता है कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती उसको हेल्प करे, क्योंकि अब वो खुद जा सकता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। दूसरे पर निर्भरता यहाँ पर उसकी कम हो गई है, माता पिता पर भी निर्भरता कम हो गई है। अब क्या है, बच्चे यहाँ पे स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं, क्योंकि वो अपना अधिकतर काम खुद कर सकते हैं। अब क्या होता है,
अब बच्चे यहाँ पे जब खुद से अपना काम करते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, अपना काम खुद से करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, तो क्या होता है, उनके अंदर ऑटोनोमस का भाव क्रिएट होता है, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, यदि कुछ माता पिता सख्त रहते हैं और साधारण कार्य में भी बच्चों को डांटते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को डांटते हैं, उन्हें खुद से कोई काम नहीं करने देते हैं, तो बच्चे को क्या होता है, स्वयं की क्षमता पर एक तरह का संदेह होने लगता है, शक होने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे में शेम एंड डाउट की भावना क्रिएट होती है, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट होता है। अब आपके सामने एक कंडीशन थी, एक क्राइसिस था, आप ऑटोनॉमी वाली कंडीशन में हो सकते थे या शेम एंड डाउट की कंडीशन में हो सकते थे। अगर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, पेरेंट्स ने आपसे कहा, आपको बोला कि नहीं आप करो, आप अपना काम खुद कर सकते हो, खुद से कपड़े पहनो, खुद से खाना खाओ, खुद से टॉयलेट जाओ, खुद से वॉशरूम जाओ, ऐसा आपको सिखाया, आपको मोटिवेट करा, तो आपके अंदर एक विल पावर जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? एक विल पावर आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये वाला वर्च्यू आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा स्टेज में। बजाय इसके, अगर आपके माता पिता आपको डांटते हैं बार बार पे, हर काम पे कहते हैं नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा, लाओ तुम यहाँ लाओ, हम तुम्हारा काम करेंगे, इस तरह से बच्चे को बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर ये डाउट होता है, ये शेम की क्रिएट होता है। यानी कि अब बच्चा खुद से टॉयलेट एक्टिविटी कर सकता है, मगर ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स उसको ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर शेम और डाउट क्रिएट होगा, उसको लगा कि मैं ये भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है ये क्राइसिस की कंडीशन होती है, जहाँ पर आप या तो खुद से काम कर सकते हैं या आपको शेम की कंडीशन में आ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो बच्चे को किस तरह से शेम और डाउट की स्थिति में न डाल करके ऑटोनोमस कंडीशन में उनको करने को हेल्प करें। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसको सेकंड पार्ट में बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हुए आगे के स्टेजेस के बारे में हम अपने वीडियो नंबर 2 पर बात करेंगे। वीडियो नंबर 2 में जितने भी स्टेजेस कवर हो सकेंगी उनको कवर करने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह से एक शिक्षक के लिए जो है ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे टीचर स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।